अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। ये चैप्टर जो शुरू था फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया था, दोनों लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, और जो एडिशनल पाथवेज थे यानी C4 पाथवे जो था, C2 प्लांट्स जो थे फोटो रिस्पायरेशन जिनमें हो रही थी, C2 फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं या फोटो रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसी तरह केम प्लांट्स भी हो गए थे। अब नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बना था, अब उसको तोड़ना यानी उसकी तोड़ फोड़ होना, इसकी ब्रेकडाउन होना और फिर उससे एनर्जी का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, ग्लूकोज कई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से पास होगा और कई इंटरमीडिएट्स बनेंगे और एट द एंड हमें 36 ATP हासिल हो जाएगा। रिस्पायरेशन की अगर टाइप्स की बात कर लें तो वो दो टाइप्स की हैं। रिस्पायरेशन या एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा, यानी अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन आगे नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी, तो उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब पूरे एरोबिक प्रोसेस को पढ़ते हैं, फिर वहाँ से एनएरोबिक को भी समझते हैं कि एनारोबिक को कौन सा होता है। रिस्पायरेशन जो है, अब ये किस तरह ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो इसको 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकालिसिस जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड हासिल हो जाते हैं और फिर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा ये जान लें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पायरेशन जो होती है उन दोनों में कॉमन है। यानी अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगी या एन एरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप दोनों में है। अब आगे एरोबिक रिस्पायरेशन में फिर क्रेब्स साइकिल होती है और आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें फिर आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती, क्योंकि आगे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये दोनों एरोबिक और एन एरोबिक दोनों में कॉमन है। अब ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है तो उसमें ग्लूकोज एक ATP को यूज़ करता है हेक्सोकाइनेज की मदद से, और ये फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है इस पर फिर दूसरा एंजाइम एक्ट करता है आइसोमराइजेशन के लिए, तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये फिर ATP को यूज़ करते हुए ATP को ADP में कन्वर्ट करता है, और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये एंजाइम यूज़ होता है और नया कंपाउंड जो बनता है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है। यानी पहले कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट ग्रुप था, अब कार्बन नंबर 6 पर भी है और 1 पर भी है, तो इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को स्प्लिट करता है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कभी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कभी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम एक साइड को लेकर चलते हैं और एंड पे फिर दोनों को कंसीडर करेंगे। तो इस साइड पे जो है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में, यानी यहाँ पर ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीजनेशन या डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है। NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है इसके साथ एक और फास्फेट मिल जाता है जो कि फास्फोरिक एसिड से आता है और ये फिर 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट जो है ये आगे 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और एक फास्फेट रिलीज़ करता है जो कि ADP के साथ मिलकर ATP बनाता है। तो इस यहाँ पर हमें एक ATP इस साइड से भी मिलता है और दूसरी साइड से भी ATP मिलता है, और ऊपर भी एक साइड से NADH मिल रहा था और दूसरी साइड से भी NADH मिल रहा था, यानी दोनों साइड सेम ही तरह से चल रहे होते हैं। 3 फास्फोग्लिसरेट जो है ये म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन नंबर 3 पे जो फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यही जो 2 फास्फोग्लिसरेट है इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और ये फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है इससे एक फास्फेट रिलीज़ होता है और ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पाइरुविक एसिड में, और फास्फेट जो है वो ATP बनाने में यूज़ हो जाता है, और ये स्टेप पाइरुवेट काइनेज की मौजूदगी में होता है। तो अब वो देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से हमने कितने ATP हासिल किए और कितने NADH हासिल किए। तो सबसे पहले हमने 2 यूज़ किए थे, और अब अगर स्टेप 2 में देखें तो 2 जो सामने दिखाई दे रही हैं और 2 नीचे, तो यानी 4 ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं और 2 NADH हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। अब नेट गेन की बात कर लें तो 2 पहले यूज़ हुई थी, तो नेट गेन जो है ATP की वो 2 है, और NADH जो है वो भी 2 है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, द एनर्जी यील्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 ATP एंड 2 NADH। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 1 NADH ऑक्सीडाइज टू yield 2.5 ATP. Hence, in aerobic glycolysis 7 ATP are produced, while in anaerobic only 2 ATP are produced. यानी इसमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो उसमें 7 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एनारोबिक में सिर्फ 2, क्योंकि एनारोबिक में कोई NADH जो बनता है वो आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में नहीं जाता, और ये आगे जो 3 ATP देता है वो हमें हासिल नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने 2.5 ATP लिखा है, लेकिन ये ज़्यादातर 3 ATP होता है, तो हम 7 नहीं, 7 के बजाय हम कहेंगे कि हमें 8 ATP मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट बना था पाइरुविक एसिड, वो पाइरुविक एसिड अब जाके क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल में ये खुद नहीं जाता, बल्कि इससे एक नया कंपाउंड बनता है, 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको एसिटाइल को एंजाइम A कहते हैं। तो पाइरुविक एसिड जिस रिएक्शन से गुजरता है उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम A भी कहते हैं। यानी पाइरुविक एसिड जो है इससे पहले एक कार्बन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और फिर इससे जो नया कंपाउंड बनता है उसे एसीटेट कहते हैं। एसीटेट में फिर ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है, NAD जो है NADH में कन्वर्ट होता है और नया कंपाउंड बनता है 2 कार्बन, उसको फिर कहते हैं एसिटाइल कहते हैं, और इसके साथ जब कोएंजाइम A मिलता है फिर उसे एसिटाइल कोएंजाइम A कहते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अब है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल को हम TCA भी कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है जो लिंक रिएक्शन में बना था ये मिल जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम या सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में, और सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड जो है ये इकोनिटेज की मदद से आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की मौजूदगी में, और यहाँ पर 2 प्रोसेस होंगे, यानी डीहाइड्रोजनेशन भी होगी और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी। तो यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एक NADH जो है वो निकलेगा यहाँ से। अब इसके बाद जो है अल्फा ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को एंजाइम में A में, और यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी और डीहाइड्रोजनेशन भी होगी, और ये एंजाइम जो इस स्टेप को प्रोसीड करेगा वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल को एंजाइम A जो है
ये सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज की मदद से सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और GTP यानी यहाँ पर एक ATP बनेगी, ADP से एक ATP भी बन जाएगी। सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट जो हो जाएगा फ्यूमेरेट में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में, और एक FAD जो है ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमेरेट जो है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में मेलेट में, और मेलेट फिर मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से ऑक्सैलिक एसीटेट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक NADH भी बनेगा। हमने ग्लाइकोलाइसिस में ये देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो वही 2 पायरुविक एसिड फिर लिंक रिएक्शन से भी गुजरेंगे। एक पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन से गुजरा था तो उसने एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया था और एक NADH2 दिया था, यानी 2 पायरुविक एसिड जब गुजरेंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होंगे और 2 NADH2 वहाँ से रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल से गुज़रता है तो ये सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप नंबर 3 में देता है और एक NADH भी साथ में देता है। स्टेप नंबर 4 में भी एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एक NADH देता है। स्टेप नंबर 5 में ATP देता है। स्टेप नंबर 6 में FADH देता है और स्टेप नंबर 8 जो है उसमें फिर NADH देता है। तो आइए देखते हैं जो नेट गेन होती है हमें क्रेब्स साइकिल से, उसको थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो देखें तो उसमें हर स्टेप पे कौन सा एंजाइम है और कौन से स्टेप में जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस या पास्ट पेपर जो मैंने देखे हैं तो उनमें अक्सर तकरीबन जो इनसे MCQs बने हैं वो या तो फिर नेट गेन इनके पूछा गया यानी ATP, NADH, FAD और इन वगैरह के बारे में पूछा गया है, और या फिर एंजाइम के बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, और या तो फिर ये पूछा गया है कि ये कंपाउंड जो है जब ये एंजाइम इस पे एक्ट करता है तो ये नया कौन सा कंपाउंड इससे बनता है। तो ये चीज़ें हमने ज़रूर याद रखनी है। अब क्रेब्स साइकिल की जो नेट प्रोडक्ट हमें मिलती है उससे हमें 2 ATP मिलते हैं, यानी 2 दफ़ा जब चलता है 8 NADH मिलते हैं, 6 इधर साइकिल में बनते हैं और 2 जो है वो लिंक रिएक्शन में बनते हैं। ये 8 हो गए NADH। FADH2 जो हैं तो ये FADH2 होते हैं, ये भी 2 बनते हैं, एक साइकिल में एक FADH2 बनता है और दूसरे में भी एक, तो 2 में 2 बनते हैं, और इसी तरह 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। 4 जो बनते हैं वो क्रेब्स साइकिल्स में बन जाते हैं और 2 जो होते हैं ये पहले लिंक रिएक्शन में बने होते हैं। अब कैलकुलेशन अगर कर लें तो 2 ATP आ गए, एक NADH से हम कहते हैं कि 3 ATP मिलते हैं, तो 2 और 8 3 24, ये 26 हो गए, और एक FADH2 जो है इससे 2 ATP मिलते हैं, तो 2 दूनी 4 यानी 4 और 8 3 24 28 और 2 ATP, यानी टोटल अगर हम देख लें तो हम क्रेब्स साइकिल से 30 ATP हासिल करते हैं। और अगर सिर्फ लिंक रिएक्शन के अलावा बात कर लें तो 24 जो होते हैं वो क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं और 6 जो हैं वो फिर हमें लिंक रिएक्शन से हासिल होते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि ये जो NADH2 है या FADH2 है ये आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पर इनसे एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट होगी और ये हमें 3 जो या 2 जो ATP के मॉलिक्यूल होंगे वो हमें देंगे। लास्ट पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात की जाए तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें होता है इनर मेम्ब्रेन जो होती है, तो इसमें 4 कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं ये कम्प्लेक्सेस। और लास्ट पे जो है एक प्रोटीन है या एंजाइम कह लें जिसको हम एटीपेज कहते हैं। अब अगर देखें तो एक NADH जो है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं। कुछ हाइड्रोजन जो है वो बाहर चले जाते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फिर इन कम्प्लेक्सेस से गुज़रते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं, और एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं दोबारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस के ज़रिए कम्प्लेक्स नंबर 4
इसके ज़रिए जो आ जाते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कहते हैं कि हम ऑक्सीजन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये फिर H2O बना लेता है। और जो हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, और जब ये ज़्यादा मिक़दार में अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डेवलप होता है, यानी बाहर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये जब ATP से गुज़रते हैं, एटीपेज एंजाइम से गुज़रते हैं, तो ये फिर हाई एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने। और ये इसी तरह फिर एक NADH जो होता है उससे 3 ATP बनते हैं, और एक FADH जो होता है उससे फिर 2 ATPs बनते हैं। इस सारे प्रोसेस को कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। हमने इतना डिटेल में इनको नहीं देखा, सिर्फ हमने जस्ट इनको टच किया है क्योंकि ज़्यादातर हमें आता है, हमने सिर्फ इनको MCQs की हद तक सीखना है। इस सारे प्रोसेस को कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और क्रेब्स साइकिल में। ये हमने यूँ कह लें कि जस्ट एक क्विक रिव्यू लिया है और जस्ट इनकी रिवीजन कर ली है जो हमारे जहन में तो पहले से मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी इनकी फिर से रिवीजन हो जाए, ब्रश अप हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो सारी ATP कलेक्शन है वो करेंगे कि कितने ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, कितने क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जो यानी MCQs इससे सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।